तो साहब ज़ाहिर एक अनप्रेसिडेंटेड बात थी, मगर आप समझते हैं कि गलत था या दुरुस्त था? सब चीज़ें लिंक की जाती हैं फौज के साथ, आईएसआई के साथ, तो आना, सहाफ़ियों के सवालों को फेस करना, जवाब देना, आवाम के सामने बताना, ये दुरुस्त एक रिवायत है जिसको आगे भी बढ़ना चाहिए। खुद आर्मी चीफ भी आए और जवाब दें। देखिए, आर्मी चीफ आके जवाब दे सकते हैं। आर्मी चीफ पर कोई मुमानियत नहीं है। जिस तरह इमरान खान बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उसका जवाब तो फिर सीधे तरीके से ही देना पड़ेगा। आपने रवायात की बात की। पाकिस्तान में तमाम रवायात, तमाम एहतियातें पामाल हो चुकी। DGISI की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत और जो बातें उन्होंने की हैं, बड़ा वाज़े पैगाम है कि इनफ इज इनफ। इमरान खान का तरीका वारदात बड़ा दिलचस्प है। वो दूसरों के ऊपर तो तमाम रवायात की पामाली करते हुए हमले करते हैं, और जब उनके ऊपर कोई जवाब आता है तो वो फिर कानून और आइन के पीछे छुपते हैं जाके। तो इमरान खान साहब को इस सवाल का तो जवाब फिर देना होगा ना कि वो किस कानून, रिवायत और आइनी तकाजे के तहत आर्मी चीफ से चुप के मिल रहे थे, और ये बात DGISI ने आके की। तो इमरान खान का जो रद्द-ए-अमल है, मेरे ख्याल में वो उस किस्म के जो मुतनाज़ा बयानात वो देते रहते हैं, मुतज़ाद बयान देते रहते हैं, उससे मुताबिकत रखता है। लेकिन DGISI का सामने आना गैर मामूली है। लेकिन इमरान खान ने जिस किस्म के हालात पैदा कर दिए हैं, उसमें कुछ ये बातें अनहोनी भी नहीं लगती हैं। मगर तलत हुसैन साहब, ज़ाहिर खान साहब को लंबा मौका मिला एक बयानिया बनाने का जो कि झूठ था, जिस पर सहाफ़ी सवाल भी उठाते रहे, उनके ऊपर ही फतवे आते रहे। वो उन्होंने पूरा एक बयानिया बना दिया जो कि एक झूठ पर मबनी था। आपके ख्याल में अगर ये हकीकत फिर पहले आनी चाहिए थी फौज की तरफ से, तो कहा गया, वो भी थोड़ा सा लेट कहा गया कि जी कोई साजिश नहीं मिली थी, या जल्दी आना चाहिए था, या देर से भी आए तो ठीक है? देखिए, जवाब तो बहुत जल्दी आ गया था। आपको याद होगा कि DGISPR ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही बता दिया था कि जो आपने साजिश का बयानिया बनाया हुआ है, उसके पीछे कोई हकीकत नहीं है। और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरू में इस बात का जिक्र भी किया, दोबारा उस बात को दोहराया। असल में इशू ये था कि DGISPR की बातों को हवा में उड़ा दिया जाता था, हालांकि वो फौज के तमाम इदारे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज मेरे ख्याल में DGISI की मौजूदगी से ये वाजे कर दिया है कि ये कोई एक फर्द या दो अफराद या चार अफराद की बात नहीं है। ये पाकिस्तान की जो कोर एस्टेब्लिशमेंट है, जिसके अंदर आर्मी चीफ भी मौजूद है, उनके कोर कमांडर्स मौजूद हैं, तमाम अहम तैनातियों पर मौजूद लोग मौजूद हैं। आने वाले दिनों में जो आर्मी चीफ तैनात होगा वो मौजूद है, और DGISI भी इसके अंदर मौजूद है, DGISI का इदारा भी इसके अंदर मौजूद है। तो मुझे नहीं लगता है कि इमरान खान को चूंकि बात समझ नहीं आ रही थी, उनकी पार्टी वाले बातें समझ नहीं पा रहे थे, उनका ख्याल था कि DGISI ने, ISPR ने ट्वीट कर दिया तो हमने उसका जवाब दे दिया। तो आज तो बड़ा वाजे हो गया कि इमरान खान जो बात कर रहे हैं वो कतन काबिल कबूल नहीं है पाकिस्तान की कोर एस्टेब्लिशमेंट को, और इसके अंदर तमाम लोग आते हैं। आसमा, आप बताइएगा, तहरीक इंसाफ की तरफ से ज़ाहिर है खान साहब ने एक स्टेटमेंट तो ये दिया कि शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब, शीरी मज़ारी साहिबा, हमाद अज़हर साहब, उन सब ने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मगर क्या परेशानी है PTI में कि ये तो ज़्यादा हो गया, या फिर वाकई हेड ऑन लेने के लिए तैयार है तहरीक इंसाफ और खान साहब कॉन्फिडेंट हैं? जी शाहजेब, मुझे तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़रा भी नहीं लगा कि हेड ऑन लेने के लिए तैयार है तहरीक इंसाफ, बल्कि एक वजाहती प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हर जो उनका शोबा था उस पर उन्होंने वजाहत पेश करने की कोशिश की है। और यहाँ तक कि असद उमर साहब ने कहा कि हम तो बड़े पॉपुलर हैं, और अब पॉपुलर लोगों को नैरेटिव के लिए ज़रूरत होती है फ़ौज को, लिहाजा हमसे बात की जाए। और साथ साथ में वो ये भी कहते रहे कि हमने कोई गैर आइनी मुतालबा जो था वो हमने बंद कमरों के अंदर नहीं किया। क्या इलेक्शन देना फ़ौज के हाथ में है? क्या इलेक्शन देना जो है, इलेक्शन कराना या इसका फ़ैसला करना, ये आइनी किरदार है फ़ौज का, जो कि बंद कमरे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मांग रही थी? तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए तज़ाद है, और वो तज़ाद आज खुल के बहुत सारी चीज़ों में सामने भी आया। ये हर वक्त का जो एक बयानिया, और बयानिया भी उस चीज़ के ऊपर मबनी जिसके कोई पाँव नहीं होते, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो ज़्यादा देर पा होता है। हकीकी आज़ादी हो गई, एक जनरल सी, एक वेग सी टर्म
जो है वो इस्तेमाल की जाती है और वो उसके अंदर लोगों को लगाया हुआ है। हकीकी आज़ादी कहाँ से आप बात कर सकते हैं जब आपने खुद IMF को इतना बड़ा सब कुछ लिख के दिया हुआ है, यहाँ तक कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी भी आप लिख के खुद दे के गए हैं, तो फिर हकीकी आज़ादी कैसी? तो मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में थी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि वो अपनी पोजीशन को वाजे कर सकती कि वो बंद कमरों के अंदर बैठ के क्या हुकूमत से डिमांड करते हैं, क्या अफवाज पाकिस्तान से डिमांड करते हैं, क्या DGI-SI से डिमांड करते हैं, क्या आर्मी चीफ से डिमांड करते हैं। और ये भी आप देखें कि उन्होंने ये भी कहा कि गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए आर्मी चीफ की तौसी की पेशकश की गई, जिसको कि आर्मी चीफ ने जो है वो ठुकरा दिया। क्या इमरान खान साहब इस बात से डिनाई करेंगे कि उन्होंने वही बात जो थी वो आपको याद होगा कि कामरान खान साहब के इंटरव्यू में भी फरमाई थी, तो किस तरह से वो इनकार कर सकते हैं? और तब फरमाई थी जब उनको पता चल गया कि अब ये इनकार हो चुका है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो पुराने बंद कमरों के अंदर बैठ के फैसले करने और बंद कमरों के अंदर कमिटमेंट्स लेने 2018 और उससे पहले की पॉलिटिक्स में इमरान खान साहब करते रहे थे, उनको लग रहा था कि अभी भी यही होगा। लेकिन अब मौसम भी बदल गया है, हालात भी बदल गए हैं और बिल्कुल अगर फ़ौज ये कह रही है इस कमिटमेंट के साथ कि वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा करेगी, जो कि उनको करना चाहिए, तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की जमहूरी, सियासी और जो आज़ादी इजहार के लोग हैं या जो आइन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनकी आज बहुत बड़ी फतह है कि ऑन द रिकॉर्ड आके DGI-SI और DGI-SPR ने ये कहा है कि फौज का कोई ताल्लुक नहीं होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि मुस्तकबिल में ऐसा ही होगा। और असद उमर साहब ने जो तौसी वाला मामला उसकी कंफर्मेशन की है कि हाँ जी ऑफर की गई थी, मगर ये कहा कि गैर मुय्यना मुद्दत थी मगर हमने ऑफर की थी। तो हुसैन साहब, लॉन्ग मार्च फिर उसमें क्या रह जाता है? क्या इमरान खान साहब का जो कॉन्फिडेंस है कि वह इस लॉन्ग मार्च से अभी भी हुकूमत गिरा सकते हैं आपके ख्याल में? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से फिर यह भी कह दिया गया कि हाँ जी 245 के तहत अगर कहेगी आर्टिकल के तहत हुकूमत तो हम फौज साथ देगी। आपके ख्याल में हवा निकल गई फिर लॉन्ग मार्च से? देखिए, आज मेरे ख्याल में DGI-SI ने और DGI-SPR ने मिलकर इमरान खान का ब्लफ कॉल किया। ब्लफ क्या था कि हम जब नारा मारते हैं तो आगे से सिर्फ एक स्टेटमेंट आता है और उसके बाद खामोशी छा जाती है। जो इल्जामात की फहरिस्त है इमरान खान ने जो फौज पे धरी है, अगर आप उसको गिनने लगें या बताने लगे या याद दहानी करवाने लगे तो आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। समरी में बता देता हूं। उन्होंने क्या कहा? न्यूक्लियर असासों को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया, अमेरिका को फौजी अड्डे देते हैं, अमेरिका की गुलामी करते हैं, पाकिस्तान को बेचते हैं, चोरों के मुहाफिज हैं, करप्शन के मुहाफिज हैं, सहाफियों के कातिल हैं, फौजियों को वो उकसाते हैं कि अपनी कमांड की बात न माने। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा इमरान खान ने और उनकी जमात ने खुली छूट इंजॉय नहीं की होगी। वो दंदनाते फिर रहे थे। आज मेरे ख्याल में DGI-SI की तरफ से आमद के बाद बंद बांधने की कोशिश की गई है। मैं बस आज एहतराम आसमा से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। मेरा नहीं ख्याल कि एक बहुत बड़ी फतह की बात है उन लोगों के लिए, हम जैसे, आप जैसे, आसमा जैसे, जो बात करते हैं कि आइन और कानून के ज़ाब्ते के अंदर है कि आपको काम करना चाहिए। ये बुनियादी तौर पर 2018 में जो वारदात की गई थी शाहजेब, ये उसके कॉन्सिक्वेंसेज है जिसको आप डील कर रहे हैं। इमरान खान साहब का मसला ये है कि वो तमाम तर बातों से मुस्तफीज भी होना चाह रहे थे और उसके बाद अपने आप को अजीम लीडर भी साबित करना चाह रहे थे। तो आज के बाद मुझे लगता है कि रेड लाइन बड़े क्लियरली अंदाज से ले डाउन कर दी गई है और इमरान खान और उनकी जमात के लोगों ने अगर ये रेड लाइन पास की तो फिर जाहिर है वो गिरफ्तार भी हो सकती है। और जिस तरीके से ARY के सलमान इकबाल का उन्होंने बाकायदा नाम लिया और बताया है कि उनको हम बुला के सामने तफ्तीश करेंगे और जो हकायक बयान किए कि अरशद शरीफ मरहूम को यहाँ से किस तरह निकाला गया, कौन मैनेज कर रहा था, ये बड़ी संजीदा बातें। और जब DGI-SI बैठ के बातें करते हैं DGI-SPR के साथ, DGI-SPR तो प्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, DGI-SI इज अ मैन ऑफ एक्शन। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिन्होंने बातें की हैं वो सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक महदूद नहीं होगी, इसका फॉलोअप भी होगा। असमा, आप बताइएगा फिर लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब लेके निकल रहे हैं, वो अब हुकूमत के लिए कितना बड़ा खतरा रह जाती है? जी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा ख़तरा है, क्योंकि आज जो पैगाम उनको गया है वो बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि रियासत के ऊपर पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सियासी इस्तेहकाम और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और देखिए ना, ये हो भी ऐसे वक्त पर आया ये लॉन्ग मार्च कि जब दो अहम दौरे हैं जिसमें कि पाकिस्तान को माली तौर पर या मुआशी तौर पर एक सहारा मिलने की उम्मीद है। और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से ये बात आई है कि मुख्तलिफ़ जगहों पर जब वो गए हैं तो उनसे ये बात पूछी गई है
कि हमें नहीं पता आपकी हुकूमत 4 दिन है या 5 दिन है, कौन पैसे देगा पाकिस्तान की हुकूमत को और रियासत को, और कैसे चलेगी रियासत। तो ये क्या महज इत्तफाक है कि इमरान खान साहब जो है वो जैसे ही कोई अहम डेवलपमेंट चाइना के साथ आने लगती है या कोई और जगह, तो वो उनका लॉन्ग मार्च जो है वो आ जाता है। ये मेरा नहीं ख्याल कि लॉन्ग मार्च में, और पब्लिक ने पिछला आप देखें अगर नैरेटिव जो देखा गया वो इमरान खान साहब का बड़ा पॉपुलर नैरेटिव था जब वो 25 मई को निकले थे, लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान के अवाम बड़े समझदार हो गए हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कोई सपोर्ट या उस तरह का जो क्राउड है वो नहीं आया था। मैं ये नहीं कह सकती कि कल लोग नहीं आएंगे, बिल्कुल ऐसा हम पहले कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन उसके बावजूद अगर आप लीडरशिप को देखें या खुद इमरान खान साहब के बयानिए को देखें, आज उनका बयानिया कहाँ खड़ा है? हकीकी आज़ादी को लेके, अमेरिका की गुलामी को लेके, ये साइफर के हवाले से हर तरह की इन्वेस्टिगेशन, और फिर अरशद शरीफ मरहूम के हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन, किसने इमरान खान साहब को बताया था, कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी, ये सारी जब तहकीकात होंगी तो ये सामने पता चलेगा कि ये असल मामला है क्या। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान की हुकूमत को कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो करना चाहिए पाकिस्तान की सलामती के ऊपर। एक चलते चलते ये ज़रूर बात कहूँ कि हमारी और आपकी तो ज़ाहिर है कि यही दुआ है कि फ़ौज जो है वो सियासत से किनारा कश हो, क्योंकि फ़ौज का ताल्लुक़ नहीं है और ना ही होना चाहिए पाकिस्तान की सियासत के साथ। और हमने एक लंबी तारीख़ देखी है कि जिसमें पाकिस्तान की हुकूमतों को बनाया और गिराया जाता रहा है। तो अब भी अगर नहीं समझा जाएगा तो कब समझा जाएगा?